और आगे बढ़ेंगे हिंद चीन तनाज़ा मामले पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंद चीन तनाज़ा अभी भी बरकरार है और हिंद चीन ने यह एतराफ़ किया है कि यह मामला काफ़ी पेचीदा है। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चीन की हरकत हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात जारहाना कार्रवाई की गई और हिंदुस्तानी फ़ौज ने ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई की। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों मुल्क मानते हैं कि अमन ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। एमआईएम सदर असद ओवैसी ने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पूरे बयान में ज़रूरी बातें नहीं थीं और बहुत सारी बातें छुपाई गईं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के बयान में कई तज़ाद मौजूद हैं। पहले तो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि चीन ने हमारे 20 सिपाहियों की जान ली है, वो भी कहने से घबरा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा या झूठ कहा। ऑल पार्टी मीटिंग में कोई ना कोई घुसा है ना कोई बैठा है। तीसरी बात वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। चौथा, इस स्टेटमेंट में तो हम उम्मीद कर रहे थे कि राजनाथ सिंह मोदी सरकार की तरफ से देश को बताएंगे कि हमने चीन से कहा कि अप्रैल में जो स्टेटस को एंटे था वो रिस्टोर होना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि आप मिलिट्री को कह रहे हैं बातचीत करो, पॉलिटिकल लीडरशिप को लाइन लेनी चाहिए। मिलिट्री जंग लड़ने के लिए, मिलिट्री क्या टॉक करेगी। ये कब से मिलिट्री डिप्लोमेटिक अफेयर्स में आ गई। और यकीनन पूरा देश मिलिट्री के साथ है, आर्मी के साथ हमेशा था और रहेगा, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सरासर नाकामी है। और मोदी सरकार की ही वजह से जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। और आज जितने भी हालात वहां पर हो रहे हैं कि क्या हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे, आज हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। यकीनन हालात कशीदा है, हम जानते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट इश्यूज पर तो बात ही नहीं किए। सर, जो अपोजिशन कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि सेंसिटिव मुद्दा है और इस पर देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स में ये रूल है कि अगर पार्लियामेंट के में कोई डिबेट होता है तो उसको मीडिया में अगर रिपोर्ट ना हो तो वो रूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर डिबेट हो सकता है और डिबेट होना चाहिए। भाई, कम से कम मुझे तो ये इख्तियार मिलना चाहिए कि मैं अपने जानिब से उन 20 बहादुर सिपाही जो हमारे मारे गए उनको ट्रिब्यूट दे सकूं। मैं सरकार से पूछूं कि किसने मारा उनको, उस रात हुआ क्या था, कैसे उनकी मौत हुई। ये सवालात तो होने चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि मीडिया में रिपोर्ट हो तो आप रूल है पार्लियामेंट में, मगर मीडिया को सिलेक्टिव लीक आप करते हैं। क्यों नहीं रोज ब्रीफिंग होती है। जब कारगिल की जंग हो रही थी तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी और बड़े बड़े लोग आप मीडिया को ब्रीफिंग देते थे। खाली सिलेक्टिव लीक्स हो रहा है इस बारे में, तो ये गलत है। बिल्कुल डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए और देश सुनना चाहता है कि ये सरकार क्या कर रही है। आप स्टेटमेंट देकर इसमें पूरी सच्चाई को नहीं बयान किया गया और इन जो मैं सवाल उठाया उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो आगे भी क्या इस तरह के सवाल उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। भाई, आप 5G का जो ट्रायल क्यों नहीं बंद करते? बंद करिए ना। अलीबाबा को आज भी अलाउ कर रहे हैं आप, बंद करिए ना वो भी। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के मसले पर इन दिनों गर्मागर्म बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने के बाद रियासती हुकूमत जल्द ही एक ऑर्डिनेंस लाकर मराठा समाज को रिजर्वेशन के फायदे पहुंचाने का इरादा रखती है।
ऐसे में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी इसी नौइयत का ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में नांदेड़ में आज मुस्लिम महासंघ की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में रियासती हुकूमत से तालीमी शोबे में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस एनसीपी ने इंतखाबात के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कानून बनाने का वादा किया था। अब जबकि रियासत की उद्धव ठाकरे हुकूमत में कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां शामिल हैं, इसलिए उन्हें अब मुसलमानों से किए वादे को पूरा करना चाहिए। मुस्लिम महासंघ की तरफ से हमने जो आज मीटिंग बुलाई गई फेमस फंक्शन हॉल में, सभी हम जिम्मेदार बैठे हैं। उसमें एक चर्चा ये की गई कि भाई जिस तरह से आज मुस्लिम आरक्षण का जो विषय था और कांग्रेस का धोरण था, कांग्रेस की पॉलिसी थी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, तो आज अघाड़ी सरकार आके 1 साल हो गए, 11-12 महीने हो गए। हमारा डिमांड है मुस्लिम महासंघ की तरफ से कि मुस्लिम आरक्षण हमको लागू किया जाए। बीजेपी से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसने आखिरी टाइम पर इसको पास किया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको नज़रअंदाज किया, जबकि हमारी मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि 16% मराठों को रिजर्वेशन देना चाहिए और मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन देना चाहिए था। इसमें हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की और उसको तो वो तालीमी एतबार से वो रिजर्वेशन को नज़रअंदाज किया और साथ में मराठा जो 16% का रिजर्वेशन था उसका ड्राफ्ट उन्होंने बेहतर तौर पर नहीं बनाया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो टिक नहीं सका। अब मौजूदा हुकूमत जो सेना, कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस 6 महीने का लाने की कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि 16% मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा मुस्लिम महासंघ नांदेड़ उनके साथ है, उनके समर्थन में। हम चाहते हैं कि पुरजोर मुतालबा ये करते हैं, उनको मिलना चाहिए। मुंबई का मदरसा जामिया अशरफिया कादरिया वाक़ई ग्रांट रोड मुंबई इस्लामी तालीम की फराहमी के अलावा एक बड़ा काम अंजाम देने जा रहा है। जामिया अशरफिया कादरिया ने इस साल रियासत के 200 मुस्लिम नौजवानों को मुफ्त में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ट्रेनिंग फराहम करने का फैसला किया है। मदरसे की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग की कोचिंग के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है और अभी तक तकरीबन 1300 बच्चों की अर्जियां मौसूल हो चुकी हैं। इनमें से 200 नौजवानों का सिलेक्शन अमल में आएगा। जामिया अशरफिया कादरिया के रहनुमा मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि 200 प्री इम्तिहान कोचिंग में मुंतखब होने वाले नौजवानों को जामिया मदरसा कादरिया में माए ताम क़याम का इंतज़ाम किया जाएगा। मुंबई का, स्टेट का और देश के अंदर खिदमत देना चाहिए, इस इरादे को लेकर हज़रत मोइन अशरफ साहब और उनकी टीम ने ये काम अपने हाथ में लिया है। मुझको पूरा यकीन है कि ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग से जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनको जो थियोरेटिकल नॉलेज है, कैसे कॉम्पीट करना, वो भी जानकारी मिलेगी, प्लस फिजिकल ट्रेनिंग की भी जानकारी मिलेगी। उससे ये जो बच्चे जो एस्पिरेंट हैं, अभी फ़िलहाल जो है तकरीबन 1300 बच्चों ने इसके लिए गूगल के ऊपर फॉर्म डाउनलोड किया है। उसमें से 200 बच्चों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जामिया कादरिया अशरफिया मदरसा है, उसमें काम शुरू है। महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए जो इम्तिहानात आने वाले हैं, उस सिलसिले में मदरसा जामिया कादरिया अशरफिया में ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है। उस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पुलिस ट्रेनिंग में हिस्सा लें और अपने सूबे, अपनी स्टेट महाराष्ट्र की खिदमत कर सकें। मरकजी हुकूमत ने जारी इजलास में प्याज की एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया, जिसका असर नासिक जिले के प्याज की पैदावार करने वाले किसानों पर हुआ है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नासिक जिले के सटाना, इमराना, नामपुर और लासलगांव और दीगर प्याज की मंडियों के लिए मशहूर शहरों में किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि प्याज की एक्सपोर्ट को रोकने का फैसला फ़ौरन वापस लिया जाए। किसानों से किए गए एहतजाज में कोरोना को काबू में करने के लिए बनाए गए कानून और एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ाई गईं। बहुत कम लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए और हुकूमत के फैसले के खिलाफ किसानों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी यानी औरंगाबाद शहर तारीखी आसार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर की शनाख्त गुजरते वक्त के साथ बदल रही है। कभी
कचरे के अंबार से सुर्खियों में रहा ये शहर अब गढ़ों की वजह से बदनाम हो रहा है। सूरत हाल ये है कि कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसमें गड्ढे ना हो। उन्हें खस्ताहाल सड़कों का जायजा लेती है ये रिपोर्ट। निजाम शाही हुकूमत के फरमारवा मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर को बसाया था। 16वीं सदी में आबाद ये फसील बंद शहर दुनिया भर में अपनी मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से जाना गया, लेकिन आज इस तारीखी शहर की अजमत किस्से पारीना बनकर रह गई। शहर की सड़कें गढ़ों में तब्दील हो चुकी हैं, कोई शाहराह गढ़ों से खाली नहीं। यही वजह है कि शहरियान अब इन गढ़ों से बेजार हो चुके हैं। पूरे शहर में इन गढ़ों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई गढ़ों को माला अर्पण कर रहा है तो कोई इन गढ़ों में लेट कर ख्वाब गफलत में पड़े इंतजामिया को बेदार करने की कोशिश कर रहा है। आज जो औरंगाबाद की दुर्दशा बनी हुई इतने खतरनाक, इतने भयानक है। औरंगाबाद शहर के कोई रास्ता ऐसा जिसमें गड्ढे नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे कब्रों में लग रही है। यानी कब्रों में जितने गड्ढे खोदे जाते हैं कब्रें लग रही है और पैर तक हाथ तक गड्ढे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, गाड़ी वाले, स्कूटर वालों का हाल बुरा है। जिस तरह से गाड़ियों के पार्ट ढीले हो गए हैं, इंसान के बॉडी के पार्ट भी ढीले हो गए, कमर दुख रही, गर्दन में बोझ आ रही है और इन्हें दवाखाने की हालत हुई। औरंगाबाद शहर समस्याओं का शहर बना हुआ है और इसकी एक ही वजह जो हम समझते हैं, मेरी नज़र में ये जातिवादी राजकारण। संभाजी नगर और औरंगाबाद इस दो के चक्कर में 25 साल में औरंगाबाद शहर बर्बाद हो गया। सब व्यापारी महापालिका का टैक्स भरते हैं, उसके बाद में इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, लेकिन हम ही लोगों को जाने आने में इतनी दिक्कतें हो रही है। हमारे कई व्यापारियों के रीढ़ की हड्डियां की तकलीफ शुरू हो गई, गाड़ियां खराब हो रही है। ये सब चीज़ों का देखते हुए शासन ने और महापालिका ने तुरंत ये रास्ता अच्छे ढंग का, मजबूती वाला, जो कम से कम आगे 50 साल टिक सके, इस तरह का बनाना चाहिए। ये यहाँ पर जो है मुंडे में पूरे जिले से लोग यहाँ माल लेने, बेचने, करने, सब चीज़ों करने के लिए यहाँ आते हैं। सभी लोगों को तकलीफ है। वो हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादा इशू अपने बढ़ा है या लेटर लिखे या आप लोगों की तरफ से कुछ इसमें इशू बढ़ा तो क्या करते ये लोग कि 2, 4, 10 गाड़ी मुरुम का ट्रैक्टर लाते, मुरुम बिछा देते और मुरुम जो है तो 2 दिन के अंदर पूरा मुरुम खत्म हो जाता है। औरंगाबाद के पुराने शहर में बेगमपुरा से लेकर रोशन गेट तक और मोंढा नाका से लेकर दिल्ली गेट तक हर तरफ कोई सड़क ऐसी नहीं कि जो गड्ढों से पाक हो। 2 व्हीलर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए गाड़ियां चलाना बेहद दुश्वार है। बारिश के मौसम में ये गड्ढे मुसाफिरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आम शहरियान और ड्राइवरों ने अपनी बिपता कुछ यूँ बयान की। बहुत प्रॉब्लम है ऑटो चलाने में, गाड़ी का नुकसान हो रहा, वो रहेगा दर किनारे, पैसेंजर को लेके जाना है, लाने में उसमें दिक्कत आ जाती है। गड्ढे को ऐसे गाड़ा इधर उधर ले तो पीछे से आने वाला ठोक दे रहा। जहाँ बने हुए गिनी चुने रोड़ा बने हुए, बाकी के कहाँ है, वही सब गड्ढों का बात चालू है। जहाँ गड्ढे 10 साल से ये रोड की प्रॉब्लम है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी केस, दवाखाने का केस कभी रहा तो हमको इतना प्रॉब्लम होता है, घाटी के दवाखाना गए तक तो ओके, यहाँ से तो राजा बाजार नवाबपुर तक ये रोड पूरा ख़राब है। पैसेंजर ले जाए तक पैसेंजर हमारे नाम से बूम मारता। अब वो पैसेंजर को हमने किस तरीके से पहुँचाना? आज 10-12 साल से हर इंसान को बोल बोल के तंग हो गए हैं। कोई जू नहीं लेता, लाते मट्टी डाल देते, मुरम डाल देते, होगा का। पूरे शहर में आप सिटी में देखो, गुलमंडी पे देखो, आप इधर देखो, सब तरफ खड्डे। यहाँ पे रोड का काम कभी होता नहीं, यहाँ पे रोड का काम अभी तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं। यहाँ पे मुझको ऐसा लगता। औरंगाबाद शहर में रास्तों पे गड्ढे या गढ़ों में रास्ते, ये समझना मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों का रास्तों पर चलना दूभर हो चुका है, लोग इससे तंग आ चुके हैं। हालांकि अवामी नुमाइंदे इस सिलसिले में जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर केसेस बुक होते हैं। ऐसे में शहरियान का कहना है कि करे तो क्या करें। जरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सिक्योरिटी के मद्देनज़र स्पेशल पुलिस फोर्स तश्कील दी है। उसका नाम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रखा गया है। इस फोर्स को कई इख्तियारात दिए गए हैं। इस फोर्स के ज़रिए किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी के घर की भी तलाशी ली जा सकती है। इसमें अदालत का भी दखल नहीं होगा। शक की बिना पर किसी से भी पूछताछ का हक इस फोर्स के पास है। हुकूमत ने जैसे ही इस फोर्स का ऐलान किया, लोगों के रद्दअमल आने शुरू हो गए। लोगों का कहना है कि उसके ज़रिए किसी पर भी दबाव बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है।
कमज़ोर वर्गों के खिलाफ पुलिस का जो हमेशा रवैया रहा है उसको बहुत बल मिलने वाला है। ये यूपीएसएसएफ न सिर्फ मुसलमानों के लिए घातक होगा बल्कि प्रदेश के हर कमज़ोर वर्ग के लिए ये एक बहुत बुरी घंटी है, बहुत ख़राब और बहुत ख़तरनाक निर्णय है। टू क्रिएट स्टेट यूपी स्टेट पुलिस राज, ये दूसरा कदम कहूँगा मैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को पुलिस राज बनाने का एक कदम है और ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पुलिस फोर्स को सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत असीमित अधिकार है। मैं तो मांग करता हूं माननीय योगी जी से कि माननीय अगर आपको पुलिस के अंदर कुछ परिवर्तन करना है तो उनको सबसे पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए कि वो वर्तमान में उनके अंदर नैतिकता का पतन होता जा रहा है। डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए ताकि पुलिस के अंदर उनका व्यवहार सबसे पहले ठीक हो सके। जब उनका व्यवहार ठीक होगा, आचरण ठीक होगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है जिसे एसएसएफ नाम दिया गया है, जिसका मतलब है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन इस स्पेशल फोर्स की असीमित शक्तियों पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनमें विपक्षी दल और कानून के जानकार कह रहे हैं कि ऐसी असीमित शक्तियों वाली फोर्स से लोगों में डर व्याप्त होगा और ये फोर्स लोगों पर बिना वजह दबाव भी बना सकती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली फसादात की साजिश रचने के इल्जाम में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर खामोश एहतजाज किया गया। सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम, एल और एआईपीएफ समेत कई तंजीमों के जरिए मुनक्किद इस एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के सामाजिक कारकुनान भी शामिल हुए। इस मौके पर बाएं बाजू के लीडरों ने सीताराम येचुरी, कविता कृष्णन, प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए झूठे मुकदमात में फंसाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई। उन्होंने उमर खालिद की जल्द से जल्द रिहाई का मुतालबा किया। दंगे संगठित हुए उसकी गिरफ्तारी न करके जिन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए, पूरे लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए काम किया, उन सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों पर आज फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। सीताराम येचुरी से रिलेट करके राहुल राय जैसे फिल्म निर्माता, तमाम जो ये फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं दिल्ली प्रशासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और यूएपीए के तहत जो तमाम लोगों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, उमर खालिद जैसे लोग जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। ये जो ड्रैकोनियन लॉ है यूएपीए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उमर खालिद की, और इसके अलावा जेएनयू, जामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की, ये जो सीए एनआरसी के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे थे उन लोगों के, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी पर जो झूठे मुकदमे लादे गए हैं, इसका आज पूरे देश में प्रतिवाद हो रहा है। जयपुर में दहली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की गिरफ्तारी और उन पर यूएपीए लगाने के खिलाफ समाजी तंजीमों, तलबा यूनियन और आम लोगों ने एहतजाज किया और जमकर नारेबाजी की। उमर खालिद की रिहाई के साथ यूएपीए को भी ख़त्म करने की मांग की गई। एहतजाजियों ने कहा कि अगर उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो पूरे हिंदुस्तान से लोग जंतर मंतर पर जमा होकर एहतजाज करेंगे। को छुड़वाने के लिए राजधानी जयपुर के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक गांधी सर्किल पर तमाम समाज सेवी संगठन और स्टूडेंट यूनियन के लोग जमा हुए हैं। यहाँ खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। खास तौर पर उमर खालिद को रिहा करने की बात कर रहे हैं, शारजिल इमाम को रिहा करने की बात कर रहे हैं, रोहित वेमुला के मामले में इंसाफ की यहाँ पर मांग की जा रही है। तमाम स्टूडेंट यूनियन मिलकर के बात कर रही हैं कि भाई जो यूएपीए जैसा कानून है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। तमाम विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, कल सडनली 13 तारीख की दिन में हमारे साथी उमर खालिद को पकड़ लिया। उससे पहले भी हमारे सैकड़ों साथी जेलों में बंद कर दिए हैं और बार बार एक झूठा ब्लेम आरोप लगा के कि दंगे भड़काते हैं। तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली की पुलिस जिसके अधीन है केंद्रीय गृह मंत्रालय के, इनकी शय पर ऐसे लोग जो शिक्षाविद हैं, जो पढ़ाते हैं, एक एक को चार्जशीट में नाम दे रहे हैं कि ये दंगे भड़काते हैं। आप गरीब की, मजलूम की, अन्याय के खिलाफ लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं
को जेलों में बंद कर दिया, ये सब बातें ठीक नहीं है। स्टूडेंट है, तमाम युवा है, समाज सेवी संगठन है, जो आप लोग स्टूडेंट है, क्या आप लोगों की डिमांड है, किस तरह से आप लोग आए हैं यहाँ, दिल्ली से भी पहुँचे हैं आपकी यूनियन भी? जिस तरह से देखा जा रहा है, पिछले जब से CA NRC के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को कोरोना की वजह से रोकना पड़ा। उसके बाद से जब हम देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली पुलिस झूठे केसेस लगाकर छात्रों को, चाहे से वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हो, या सामाजिक कार्यकर्ता जो कि CA NRC मूवमेंट के दौरान लगे हुए थे उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, और जो कानून लोकतंत्र विरोधी कानून था उस कानून के खिलाफ खड़े थे, उन लोगों को गिरफ्तार करने का जो सिलसिला चला है, उस सिलसिले के खिलाफ हम खड़े हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, एक माहौल क्रिएट किया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। लेकिन आप ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो इस जो बीजेपी की रणनीति है एजेंसीज को इस्तेमाल करने की, उसके जो विक्टिम है वो हिंदू भी हो रहे हैं। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अगर यहाँ से हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो अब बात इस पे नहीं होगी कि उमर खालिद को रिहा करो, बात इस पे होगी कि उसे अरेस्ट ही क्यों किया गया। 200 दिन डॉक्टर कफील अरेस्ट लेके आते हैं और कोर्ट कहता है कि इनके ऊपर UAPA साबित नहीं, इनके ऊपर NSA साबित नहीं होता। ये 200 दिन कौन लौटाएगा? कि पूरा जो तरीका है युवाओं का JNU में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, अब जब पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया है तो दिल्ली के जंतर मंतर तक इस विरोध को ले जाने की बात की जा रही है। देखते हैं मामले में क्या नतीजा सामने आता है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।